हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। स्टूडेंट्स, आज हम अपना इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट क्लास करने चल रहे हैं और साथ ही साथ हम कहें कि मेरी तरफ से इकोनॉमिक्स का आप लोगों के लिए लास्ट क्लास होगा। कि बाकी हम कहें कि अगर आप मेरी क्लासेस जितनी अभी तक मैंने लिया या पाठक सर की क्लासेस दोनों को मिलाकर देख लेंगे तो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए इनफ रहेगा। और उसके बाद अभी आपका मॉक टेस्ट होगा, तो उसमें आप कर सकते हैं कि क्वेश्चंस करेंगे या बाकी पास्ट ईयर के पेपर्स को एनालिसिस करेंगे। तो ओवरऑल हम कहें कि आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक इनफ हो जाएगा फॉर 2021। ठीक। और आज की क्लास हम कहें कि बहुत ही इजी है, बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं। आइए देखते हैं टॉपिक वन बाय वन। ठीक। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है ये है सप्लाई। डिमांड आप पढ़ चुके हैं, डिमांड के साथ साथ आपको पता है सप्लाई चलती है। तो अब सप्लाई बेसिकली क्या होता है इसको देखते हैं। इट मीन्स टोटल अमाउंट ऑफ ए स्पेसिफिक गुड्स और सर्विस दैट इज़ अवेलेबल टू कंज्यूमर। मीन्स कि किसी भी कस्टमर के लिए या कह सकते किसी भी कंज्यूमर्स के लिए टोटल गुड्स एंड सर्विसेज जो अवेलेबल है मार्केट में उसे बेसिकली बोला जाता है सप्लाई। मीन्स हम डिमांड क्या कर रहे हैं, हमारी नीड्स क्या हैं वो ज़रूरी नहीं है। उन नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए क्या क्या चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं वो होती हैं क्या नाम से सप्लाई। ठीक। दिस रिलेट्स क्लोजली टू द डिमांड फॉर अ गुड्स और सर्विसेज एट ए स्पेसिफिक प्राइस। हाँ, ये देखिए क्या बोलता है कि सप्लाई जो है डिमांड के साथ रिलेट करता है। मतलब कि जब किसी भी चीज़ की डिमांड होगी, डिमांड मार्केट में आएगी तो उस चीज़ का सप्लाई किया जाएगा। कई बार ऐसी चीज़ें होती कि नई नई डिमांडें लोगों की आती हैं, उससे रिलेटेड आइटम मार्केट में नहीं अवेलेबल होते, लेकिन हम कहें कि प्रोड्यूसर को पता चलता कि नहीं आज कस्टमर की डिमांड से है तो उसके अकॉर्डिंग वो सप्लाई करता है। और हम कहें कि 21st सेंचुरी का एक नया कह सकते हैं कि आइडिया चल गया है कि पहले क्या होती थी कि डिमांड कंज्यूमर के द्वारा क्रिएट की जाती थी, लेकिन आज के टाइम में क्या है कि प्रोड्यूसर पहले डिमांड को क्रिएट कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम कहें कि वो सप्लाई कर रहे हैं। मीन्स कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये चीज़ें भरी जा रही हैं कि इन चीज़ों का यूटिलाइजेशन हमें करने से बेनिफिट होगा। लग्जरियस लाइफ की बात की जाए या कंफर्ट की बात की जाए, बहुत सारे आप ऐसे एडवर्टीजमेंट देखेंगे जिसके थ्रू हम कहें कि हम डिमांड क्रिएट करते हैं। हमें पहले पता नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, लेकिन एडवर्टीजमेंट है या बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जिनके थ्रू हमारे माइंड में इस चीज़ को डाला जा रहा है कि नहीं ये चीज़ें आप यूज़ करो, आपके लिए अच्छा है। तो हम क्या करते हैं, डिमांड करते हैं, फिर सप्लाई होती है। दैट्स मीन्स आज जो भी मार्केट हमारे आसपास है वहाँ पे डिमांड क्रिएट करने का काम प्रोड्यूसर ही कर रहे हैं। ठीक। द सप्लाई प्रोवाइडेड बाय प्रोड्यूसर विल राइज इफ द प्राइस राइजेस वाइस वर्स। अब देखिए यहाँ पे बात आता है सप्लाई और प्राइस के बीच में कैसा रिलेशन है। डिमांड और प्राइस के बीच में आप लोगों ने पढ़ चुका है कि इनवर्स रिलेशन है, लेकिन यहाँ पे बात कीजिए सप्लाई और प्राइस के बीच में, तो यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन आपको देखने को मिलता है। मतलब कि हम कहें कि मार्केट में जब किसी भी चीज़ की कीमत बढ़ेगी तो प्रोड्यूसर सप्लाई को भी बढ़ा देगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि आज प्राइस बढ़ रहा है, हम सप्लाई अधिक देंगे तो सेल अधिक होगा, सेल अधिक होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। मीन्स प्राइस और सप्लाई के बीच में एक कह सकते हैं कि पॉजिटिव रिलेशन है। सेम वे में लोग चलेंगे कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस घटेगा तो सप्लाई भी घटेगा। ठीक। तो इसी के बेस पे हम कहें कि अगर आप देखेंगे सप्लाई का जो कर्व है, डिमांड कर्व आप देख चुके हैं, सप्लाई कर्व अगर आप देखेंगे तो एक डाउनवर्ड टू अपवर्ड। डिमांड कर्व जो इसके अपोजिट था, वाई एक्सिस की तरफ से आपका एक्स एक्सिस की तरफ आता था, मीन्स अपवर्ड टू डाउनवर्ड। जैसे जैसे आपकी प्राइस हम कहें कि घटती थी डिमांड बढ़ जाती थी, या प्राइस बढ़ना शुरू की तो डिमांड घट गई। अगर हम यहाँ पे कहें कि हम एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी ले लेते हैं किसी भी कमोडिटी का और वाई एक्सिस पे प्राइस, तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी एक्स वाई एक्सिस पे प्राइस को अगर आप
इंक्रीज करते चले जाएंगे तो एक्स एक्सिस पे आपकी सप्लाई उस कमोडिटी की बढ़ने लगेगी। दैट्स मीन्स आपका जो सप्लाई कर्व होगा हमेशा एक अपवर्ड होगा। ठीक, चलते हैं आगे बात करते हैं। देखिए अब क्या बोल रहा है, इफ देयर इज नो चेंज इन डिमांड मोर सप्लाई लीड्स टू फॉल इन प्राइस। अब यहाँ पे बोला कि अगर आपकी डिमांड कांस्टेंट रहे, मीन्स मार्केट में डिमांड में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में अगर सप्लाई अधिक होगा तो क्या होगा, प्राइस घटने लगेगी। आप लोग इस चीज़ को हम कहें कि बहुत अच्छा एग्जांपल देखते होंगे आसपास कि वेजिटेबल आइटम में आप देखिए, कई बार क्या होता है कि अगर प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया वेजिटेबल्स की, हम वेजिटेबल तो ऐसा है नहीं कि बहुत ज़्यादा खाने लगेंगे, मीन्स बहुत ज़्यादा डिमांड हो जाएगी, तो ऐसे सिचुएशन क्या होता है कि मार्केट में सप्लाई बढ़ जाती है प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से, और जैसे ही मार्केट में सप्लाई बढ़ी तो सब्जियों का दाम देखिए घट जाते हैं। कभी हम कहें कि टमाटर के बारे में हम देख लीजिए, टमाटर ज़्यादा हो गया किसानों के पास तो मार्केट में सप्लाई बढ़ गई, सप्लाई बढ़ते ही प्राइस घट गई क्योंकि डिमांड बढ़ा रही। इसी तरीके से हम कहें प्याज आलू, बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं आप देख सकते हैं कि जिनकी हम कहें कि सप्लाई अगर बढ़ गई, डिमांड में चेंज नहीं आया तो क्या होगा, प्राइस घट जाएगा। तो एक चीज़ यहाँ से और निकल कर आपके लिए आती है कि सप्लाई और प्राइस में पॉजिटिव रिलेशन तभी तक चलेगा जब तक हम कहें डिमांड पे इफेक्ट आएगा। अगर डिमांड आपका इंक्रीज हो रहा है, ठीक, तो सप्लाई इंक्रीज होगी, और सप्लाई इंक्रीज तभी होगी जब प्राइस इंक्रीज होगी। ठीक, तो ये चीज़ें आपकी एक साथ चलती हैं। और डिमांड और सप्लाई के बीच में हम कहें कि क्या रिलेशन है, इस ग्राफ के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि सप्लाई आप कितना भी करते रहें, या क्या ऐसा हो सकता है कि डिमांड कितना भी किसी प्रोडक्ट का होता रहे, लेकिन हम कहें कि दोनों के बीच में बैलेंस की बात आती है कि मार्केट में कोई भी प्रोड्यूसर कितना सप्लाई करेगा, किस पॉइंट तक करेगा, तो वो कह सकते हैं जिस पॉइंट पे डिमांड कर और सप्लाई कर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, मीन्स काटेंगे, वो पॉइंट हम कहें कि मार्केट के लिए इक्विलिब्रियम पॉइंट रहेगा। वहीं पे कोई भी प्रोड्यूसर हम कहें कि मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकता है, बिकॉज कि मार्केट में जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई की जा रही है। अगर हम कहें कि मार्केट में डिमांड जिस पॉइंट तक है उससे कम सप्लाई की जाएगी तो प्रोड्यूसर को हम कह सकते हैं कि लॉस होगा, क्योंकि जो प्रॉफिट मिलना चाहिए था मार्केट से, उसको अपॉर्चुनिटी मिल रही थी गेन करने की, वो नहीं कर पाएगा। और इसके अपोजिट हम कहें कि जितना डिमांड है उससे अधिक अगर वो सप्लाई कर दे तो प्रोड्यूसर को लॉस है, बिकॉज कि जब सप्लाई आप अधिक कर देंगे तो इसका स्टोरेज कॉस्ट लगेगा, कैरिंग कॉस्ट, बहुत सारे कॉस्ट आपको इनकर करने पड़ेंगे। अननेसेसरी हम कहें कि स्टॉक रखना भी सही नहीं है। तो जिस पॉइंट पे डिमांड कर और सप्लाई कर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, वही पॉइंट हम कहें मार्केट के लिए इक्विलिब्रियम पॉइंट रहेगा फॉर द पर्पज ऑफ मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये हम कहें कि आपके लिए सप्लाई से रिलेटेड इतना इनफ है, बाकी आप लोग के पास बुक भी है, ठीक है, और आप पहले भी पढ़े हैं। अब हमारा जो अगला पॉइंट आता है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम बहुत सुना हुआ शब्द है आपको, राष्ट्रीय आय जिसे कहते हैं। नेशनल इनकम इज द सम ऑफ मॉनेटरी वैल्यूज ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन ए कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर। मीन्स किसी एक वर्ष में, किसी एक वर्ष का मतलब फाइनेंशियल ईयर, किसी एक फाइनेंशियल ईयर में किसी भी देश में जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं उनका वैल्यू, मीन्स मॉनेटरी वैल्यू को आप कह सकते हैं कि नेशनल इनकम है। ठीक है, कॉन्सेप्ट जो है नेशनल इनकम का एक किसके द्वारा दिया गया, एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया कॉन्सेप्ट है। और किस बुक में इन्होंने दिया, वेल्थ ऑफ नेशन। ये आपको याद होगा मुझे कि मैं स्टार्टिंग में ही जब पहली क्लास थी वहाँ पे बताया था कि ये बुक किसने लिखा, और इस बुक का हम कहें कि एमसीक्यूज भी आपको कई बार सॉल्व कर चुके हैं। ठीक, तो एडम स्मिथ के द्वारा एक बुक लिखी गई है वेल्थ ऑफ नेशन, जिसमें इन्होंने नेशनल इनकम का जिक्र किया। ठीक, इट इज़ नेट रिजल्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ एनी कंट्री। अब देखिए आगे क्या बताया जाए कि नेशनल इनकम जो है, चूँकि आपको ऊपर ही बताया गया कि सभी गुड्स एंड सर्विसेज का मॉनेटरी वैल्यू का सम टोटल है,
तो साथ ही साथ ये भी आपको बता रहा है कि इट इज़ द नेट रिजल्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, मीन्स किसी भी देश में जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं। अब यहाँ पे मैं आपको कहूँ कि इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आप बिजनेस में पढ़ चुके हैं। बिजनेस स्टडी आपको याद होगा, हम लोग स्टार्टिंग ही यहीं से किए थे कि कोई भी एक्टिविटीज़ होगी ह्यूमन की, वो इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक दो होंगी। तो यहाँ पे क्या बोला कि ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ एनी कंट्री, मीन्स जितनी भी हम लोगों ने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पढ़ी बिजनेस स्टडी में, उन सब का सम टोटल ही है कि नेशनल इनकम में कवर होता है। ठीक, नेशनल इनकम के अगर हम क्या कैलकुलेशन की बात आए तो आप फार्मूला देख सकते हैं, नेशनल इनकम इज इक्वल टू टोटल रेंट, टोटल वेजेस, टोटल इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। ये आपका बेसिकली हम कहें कि जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं उन्हीं का सम टोटल किया गया है, और कुछ इसमें अलग से नहीं है। और नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के हम कहें कि आपके पास 3 मेथड्स हैं, और उन मेथड्स का आप नाम याद रखिए, बस उतना ही आपके लिए काफ़ी रहेगा। प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, ये हमारे पास 3 मेथड्स हैं नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के। ठीक, फिर आगे बात आता है हमारा जो अगला, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे आप कहते हैं जीडीपी। और अक्सर हम कहें कि आप न्यूज़ चैनल्स पे आए दिन देखते रहते हैं कि जीडीपी, राजनीतिक दल या बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स पे डिबेट इस पे होते रहते हैं। बिकॉज जब से हम कहें कि कोविड आया तो हमारी जीडीपी थोड़ा ख़राब हो चुकी है। हमारे कहने का मतलब कि ऑल ओवर वर्ल्ड सबकी जीडीपी पे इस समय काफ़ी असर हुआ है। तो ये क्या है जीडीपी? इट इज़ ऑल्सो नोन एज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। याद रखिए, जीडीपी को जीएनपी भी बोला जाता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इट रिफर्स टू टोटल सम ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एनी नेशनल ड्यूरिंग द ईयर। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला कि टोटल सम ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। मार्केट वैल्यू क्या है गुड्स एंड सर्विसेज की, उनका सम टोटल। एंड ग्रॉस टर्म यूज्ड बिकॉज डेप्रिसिएशन नॉट रिड्यूस्ड। इट मीन्स कि जब हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो इसमें से डेप्रिसिएशन नहीं देखते हैं। ठीक, इसीलिए इसे बोला गया कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक क्वेश्चन मैं आप लोग को यहाँ पे दूंगा, क्या आप लोग मुझे ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि जीडीपी के जो डाटा होते हैं ये किसके द्वारा दिया जाता है और कितने टाइम पीरियड के गैप पे दिया जाता है, मीन्स कब कब जीडीपी का डाटा आता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब अगला हमारा जो टॉपिक है नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी। इट इज़ द टोटल वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ कंट्रीज सिटीजन ओवरसीज एंड डोमेस्टिकली माइनस डेप्रिसिएशन। अब देखिए, नेट नेशनल प्रोडक्ट की बात जो आ रही है इसमें क्या बोला गया कि टोटल वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी हमारे फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनका सम टोटल करेंगे। ये किससे जुड़ी होंगी? प्रोवाइडेड बाई अ कंट्री सिटीजन, देश में रहने वाले किसी भी इंसान के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा हो। कहाँ पे? ओवरसीज मीन्स फॉरेन कंट्रीज, आउटसाइड में, या डोमेस्टिक, या हम कह सकते हैं कि अपने खुद के देश में, दोनों जगहों पे जो भी उसके द्वारा गुड्स एंड सर्विसेज, फिनिश गुड्स सर्विसेज है वो प्रोवाइड की जा रही हैं। इसमें हम ध्यान दीजिए डेप्रिसिएशन को कंसीडर करते हैं माइनस डेप्रिसिएशन। तो ये हमारा जो है नेट नेशनल प्रोडक्ट की बात आती है। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट में ध्यान दीजिएगा कि विद इन कंट्री एंड आउटसाइड द कंट्री दोनों को हम कंसीडर करते हैं इफ गुड्स एंड सर्विसेज आर रेंडर्ड बाय एनी सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक, इट इज कैलकुलेटेड ऑन एनुअल बेसिस। अब देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन और तैयार होता है आपका कि नेट नेशनल प्रोडक्ट कब कैलकुलेट होता है? नेशनल एनुअल बेसिस पे, मीन्स वार्षिक इसका कैलकुलेशन किया जाता है एज वे टू मेजर नेशंस सक्सेस इन कंटिन्यूइंग मिनिमम प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स। ये देखिए किसी भी राष्ट्र के कह सकते हैं प्रगति का एक मापन है। जीडीपी, एनएनपी, ये सब कह सकते हैं कि हमारे देश
के विकास को बताते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पर कैपिटा इनकम, ये भी बहुत चर्चित चीज़ है, और यहाँ पे भी हम कहेंगे कि इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको और देते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे प्रेजेंट टाइम में इंडिया की पर कैपिटा इनकम क्या है। ठीक, मीन्स प्रति व्यक्ति आय जिसे आप बोलते हैं। द एवरेज इनकम अर्नड पर पर्सन इन अ गिवन एरिया इन ए स्पेसिफाइड ईयर। मीन्स पर कैपिटा इनकम क्या है कि औसत आय जो कि एक व्यक्ति के द्वारा कमाई जा रही है किसी भी गिवन एरिया में। एक गिवन एरिया का मतलब क्या है कि हो सकता है आप सिटी बेस पे कैलकुलेट कर रहे हैं, हो सकता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हो सकता है स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे आप कैलकुलेट कर रहे हो। किसी भी स्तर से आप पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द एरियाज टोटल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन। मीन्स पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट करने की बात आए तो कैसे कैलकुलेट कीजिएगा, जिस भी एरिया का आप पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट करना चाहते हैं उस एरिया की टोटल इनकम आप ले लीजिए। टोटल इनकम का मतलब उस एरिया में रहने वाले सभी व्यक्तियों के द्वारा जो भी अर्निंग हो रही है सबका सम टोटल करिए, डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। मीन्स उस पर्टिकुलर एरिया के पॉपुलेशन जनसंख्या को आप ले लीजिए, उससे जब डिवाइड करेंगे तो आपको प्रति व्यक्ति आय मिल जाएगी। ठीक, अब देखिए यहाँ पे मैंने पहले बताया कि पर कैपिटा इनकम आप सिटी लेवल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, नेशनल लेवल पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम जो आपको यहाँ क्वेश्चन दिया हम नेशनल लेवल पे मीन्स भारत की बात कर रहे हैं कि इंडिया की पर कैपिटा इनकम क्या है। और इस पर कैपिटा इनकम की बात हम करें, एक चीज़ आप लोग को और बता देते हैं कि अक्सर आप लोग ये चीज़ देखते हैं कि इंडिया की पर कैपिटा इनकम बहुत कम है इन कंपेरिजन टू अदर कंट्रीज। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंडिया की पर कैपिटा इनकम जो कैलकुलेट करने का कॉन्सेप्ट दिया गया है ये कहीं ना कहीं कुछ इसमें कमियां हैं। इस वजह से हम कहें कि हमारे यहाँ पर कैपिटा इनकम जो है बहुत कम आता है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मैं एक बार एक इकोनॉमिक्स के सेमिनार में था और वहाँ पे एक इकोनॉमिस्ट थे गुप्ता जी, जो कि बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बताया उन्होंने कि फॉरेन में जो पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट किया जाता है अगर आप उस कॉन्सेप्ट को इंडिया में लगा देंगे तो बिलीव मी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम इंडिया की हो जाएगी। फॉरेन में क्या होता है कि जैसे आप होता है कि वहाँ पे अगर बहू अपने सासू माँ और सास ससुर के लिए कोई काम कर गए उसको भी वो लोग मॉनेटरी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। हस्बैंड वाइफ अपने बच्चे के लिए कोई काम करे तो उसका भी वो लोग वैल्यूएशन करते हैं। और अपने इंडिया में क्या है, ये तो माना जाता है कि बहू का धर्म है सास ससुर की सेवा करना, जिसको मॉनेटरी वैल्यू नहीं कैलकुलेट करेंगे, या माता पिता का धर्म है बच्चों की सेवा करना, उसको पढ़ाना लिखाना, तो इसका मॉनेटरी वैल्यू नहीं कैलकुलेट करते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है इन कंपेरिजन टू अदर कंट्रीज कम है। नहीं तो आप सोचिए कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है और इंडिया में जो हम कहें कि कल्चर है कि माता पिता का सेवा करना या बच्चों को पढ़ाना लिखाना, इन सब चीज़ों को अगर हम अपने पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट करने के कॉन्सेप्ट में अगर इंक्लूड कर दें तो फिर हमारा पर कैपिटा इनकम क्या होगा। और वो दिन दूर नहीं कि जब हम कहें कि पर कैपिटा इनकम से रिलेटेड एक ब्रॉड लेवल पे रिफॉर्म होगा, तब जाके हम कहें कि आप अगर देखेंगे पर कैपिटा इनकम के मामले में इंडिया काफ़ी आगे रहेगा अदर कंट्रीज से। ठीक, ये मैं आपको प्रैक्टिकल चीज़ बता रहा हूँ चूँकि एक चीज़ें निकल कर आई थी सेमिनार से। ठीक, तो ये हम कहें कि आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड मेरे तरफ से कॉन्सेप्ट्स रहे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कहीं पे कोई समस्या होगी तो आप उससे बताइएगा, उसको भी सॉल्व किया जाएगा। और एक चीज़ और ध्यान दीजिए, मैं आप लोग से बार बार कह रहा हूँ कि इस समय आप लोग तैयारी अच्छे से करिए, घबरा कर नहीं तैयारी करिए। चीज़ें आप लोग पढ़े हैं
बस आप लोग को समझने का फेर आ रहा है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे इधर बीच क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं जो कि मैं देखता हूँ कि पहले पढ़ाए जा चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, मीन्स उस कॉन्सेप्ट को आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। तो थोड़ा सा आप अपना रिवीजन करते रहिए, और मैं खुद रिवीजन कराऊंगा। अभी आपका मनी बैंकिंग का रिवीजन चल रहा था, तो जिसमें मनी का हम कह कि काफ़ी कुछ हो चुका है, कुछ रिवीजन का पोर्शन छूटा है, उसको मैं कराऊंगा। उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, ओके, थैंक यू एवरीवन।